नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में एग्रीकल्चर, जिसे हम बोलते हैं कृषि। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर कितनी प्रकार की फसलें होती हैं? क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो वो होती है रबी की फसल रबी क्रॉप्स बोलते हैं, खरीफ की फसल खरीफ क्रॉप्स, और जायद की फसल जायद क्रॉप्स। तो इसे तीन भाग में बांटा गया है। आगे हम बात करें रबी की फसल, रबी क्रॉप्स को पढ़ते हैं। तो ये कब बोई जाती हैं? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। और काटा कब जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है? तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में। सीज़न कौन से सीज़न में होती हैं ये? तो ये विंटर सीज़न में होती हैं, शीतकाल की फसलें हैं ये। और मानसून कौन सा इनको इफेक्ट करता है? तो वो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है इनको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। इनकी रबी की फसलों की बात करें तो उसमें कौन कौन सी आती है? तो वीट, गेहूं, बार्ले, जौ, ग्राम, चना, पी, मटर, मसूर, मस्टर्ड, सरसों, पोटैटो, आलू और रई। बात करें खरीफ की फसलों की, खरीफ क्रॉप्स की, तो इनको बोया जाता है जून जुलाई के अंदर। काटा जाता है इनको, हार्वेस्ट किया जाता है इनको सितंबर अक्टूबर के अंदर। और सीज़न कौन सी होती है इनकी? इनकी रेनी सीज़न होती है, वर्षा काल। और मानसून की बात करें तो मानसून होता है इनका दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है इनको, साउथ वेस्ट मानसून। अब इसको याद कैसे रखोगे आप? तो याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनको बार बार पढ़ना आपको। और खरीफ की फसलों की बात करें हम, तो इसमें आता है धान, जिसे धान की जगह चावल भी लिख के दे सकता है, जिसे राइस या पैडी बोलते हैं हम। सोयाबीन, अरहर, तिल, जिसे हम सीसम बोलते हैं। और मूंग, उड़द, लोबिया, जवार, रागी, बाजरा, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट और शुगर केन। इनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक तो ये चावल है जो धान बोलते हैं हम, और इम्पोर्टेंट है मेज, कॉटन और ग्राउंडनट। आगे हम बात करें जायद की फसलों के बारे में, जायद क्रॉप्स के बारे में, तो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं ये। मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। और सीजन की बात करें तो ग्रीष्मकालीन की फसलें हैं ये, समर सीजन की। और कौन कौन सी फसलें होती है इसमें? तो एक खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू है, भिंडी। खाद्यान्न फसलें, फूड ग्रेन्स कौन कौन सी होते हैं इनमें? इनमें होते हैं चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा व जवार। नकदी फसलें जो कैश क्रॉप, जिन्हें बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, वो कॉटन, जूट, शुगर केन और टोबैको, तंबाकू जिसे बोलते हैं। और बागवानी फसलें होती हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सेब, नाशपाती। आगे हम बात करें यहाँ पर, ये बोर्ड्स हैं और इधर इनके मुख्यालय दिए हुए हैं, हेडक्वार्टर्स। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? ये है बेंगलुरु, कर्नाटक में। रबर बोर्ड है कोट्टायम, केरल में। चाय बोर्ड है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तंबाकू बोर्ड है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड है कोचीन, केरला में। बात करें भारत का चाय बोर्ड, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। आगे हम बात करें इसके अतिरिक्त दो क्षेत्रीय कार्यालय असम के जोरहाट और तमिलनाडु के कुन्नूर में भी है। ये किस चीज़ के हैं? ये भी चाय की हैं, भारतीय चाय बोर्ड की। आगे बात करें हम वृक्षारोपण फसलें, तो ये कौन सी होती हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स, तो ये टी और कॉफ़ी। सेरीकल्चर किसे बोलते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम कीट के पालन को। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन को। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन को। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन को। पिसीकल्चर मछली पालन को, फार्मिंग ऑफ फिश। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी को। आगे हम बात करें एरोफोनिक्स, तो ये हवा में पौधों को उगाने को बोलते हैं। और हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं जल में पौधों को उगाने को। एरो एरो हवा होती है, हाइड्रो पानी होता है। अब क्रांति, रिवॉल्यूशंस की बात करें तो रिवॉल्यूशन कौन सा किसके लिए हुआ था? तो काली रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था? तो ये पेट्रोलियम के लिए हुआ था। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, मत्स्य मछली पालन के लिए। भूरी क्रांति, चमड़ा या कोको उत्पादन के लिए। बात करें गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर प्रोडक्शन क्रांति को रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ये प्रोडक्शन नहीं आएगा। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन तो ये जूट के लिए। स्वर्णिम क्रांति, जिसे गोल्ड क्रांति भी बोलते हैं, ये बागवानी शहद के लिए। और ये हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ग्रे उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर के लिए। गुलाबी क्रांति ओनियन या प्रॉन झींगा के लिए।
लाल क्रांति तो ये है मांस और टमाटर के लिए, और गोल क्रांति है पोटैटो के लिए, सिल्वर फाइबर क्रांति है कॉटन या कपास के लिए। आगे बात करें हम रजत क्रांति की, तो ये अंडा एवं कुक्कुट पालन के लिए। श्वेत क्रांति दूध एवं डेयरी उत्पादन के लिए। और पीली क्रांति है तिलहन के लिए। हरित स्वर्ण क्रांति बेम्बू बांस के लिए। और ब्राह्मणी क्रांति है भिंडी के लिए। फिर श्वेत क्रांति की बात करें वाइट रिवॉल्यूशन की, तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के संबंधित है। इसका फादर, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो वह वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश कब किया था, तो वो 1965 में किया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये करनाल हरियाणा में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अमूल की बात करें, अमूल के संस्थापक कौन थे, तो वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ग्रीन रिवॉल्यूशन। प्रारंभ कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये मेक्सिको में हुआ था। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। आगे बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, कब, ये 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वह डॉक्टर MS स्वामीनाथन, पंजाब हरियाणा व पश्चिमी यूपी में किया था ये। और HYV सीड्स की बात करें तो ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं। HYV की फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वेराइटी, उच्च उपज वाली फसल किस्में। आगे बात करें स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो इसे झूम बोलते हैं। मणिपुर में इसे बोलते हैं पामलू। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोडू या पेंडा। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर बोलते हैं इसे कुमार। झारखंड में कुर्रुआ, हिमालय में खील बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में वेबरिया दैया। ओडिशा की बात करें तो इसमें पामाडाबी, कोमान या बरिंगा बोलते हैं। आगे बात करें पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग अधिक है। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन आए कि किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं, तो ये भारत में पाई जाती हैं। इंडिया होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। बात करें भारत की सबसे लंबी नहर, तो ये इंदिरा गांधी नहर है जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था राजस्थान नहर, राजस्थान कैनाल। आगे बात करें हम इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज बांध से हुई थी। हरिके बैराज बांध कहाँ है, पंजाब में। और शारदा नहर की बात करें, शारदा कैनाल है यूपी में। और कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है, तो वो नहरें ही हैं। आफ्टर वेल एंड ट्यूबवेल द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज कैनाल। तो दोस्तों आपका एग्रीकल्चर मतलब कृषि का टॉपिक खत्म होता है और इसके साथ ही आपकी इंडियन जियोग्राफी भी कंप्लीट होती है। अब कल से हम वर्ल्ड जियोग्राफी पर चलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।